नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। स्वागत है आपका अभिषेक जी। और बिहार में तो आपके बहुत कुछ चल ही रहा था। पिछले एपिसोड के बाद हमने एक दूसरे सिनेरियो पर चर्चा की थी, किस तरीके से 72 घंटे के अंदर सरकार चेंज हुई। हमारी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई और उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन अब एक वीडियो ये तो बनता ही है कि क्या, जिसे कहते हैं ना कि जो भूचाल आया था बिहार की राजनीति में, उसमें क्या ठहराव आ गया है या अभी अभी कुछ और चल रहा है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एनडीए और यूपीए में भी। तो क्या इस नहीं नहीं समय अब स्थिति है? क्या आज तो वैसे मंत्रियों ने चार्ज लिए हैं। सम्राट चौधरी ने जो है आज वित्त मंत्री के रूप में अपना चार्ज संभाला है, जीतन राम मांझी के बेटे ने संभाला है। और उसने कह दिया है, क्या नाम, सम्राट चौधरी ने, कि हम वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जो ये अभी चेंज हुआ था, नीतीश का मंत्रिमंडल जो चेंज हुआ है, उसमें कुछ सेटलमेंट हो गया है या अभी कुछ है, कुछ उलझने? नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग और मंत्रालय का सबसे पहले तो हर्ष सर आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अंडरस्टैंडिंग में कोई एनडीए का प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम जो है वो सिनारियो बदला, जो इस गठबंधन से वो फ्लिप हो गया। जैसे पहले एनडीए में बीजेपी के पास सीटें देने को बहुत कुछ था, बहुत अपने सहयोगियों को, हम्म। वैसा ही अब आरजेडी के पास अपने सभी सहयोगियों को बहुत मनपसंद सीटें और देने को बहुत कुछ है। आरजेडी एकदम से ड्राइविंग सीट पे, सीट शेयरिंग और इसके मामले में। दूसरी तरफ एनडीए में समस्या है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं जितनी सीटें, अभी 2 दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो आप आ ही जाइए हमारे साथ फिर से वापस, अब तो कोई समस्या रही नहीं। हम्म। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सर आपको समर्थन तो है पूरी तरह से, आप मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ बातें कही, लेकिन इस बार शामिल होने वाला वो नहीं, क्योंकि उनको भी डाउट है कि कितने दिन तक ये फिर शामिल रहेंगे नहीं रहेंगे। अब तो एक ये है ना मन में भाई नीतीश कुमार की वजह से उपेंद्र कि भाई, कुशवाहा ने तो अपनी पार्टी बनाई हुई है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, फरवरी में ही बनाई थी, 1 साल हो गए उस पार्टी को बनने हुए। हम्म। तो अब ये एक परिस्थिति है कि 11 फरवरी को पार्टी बनाई थी, अभी कुछ दिन पहले मिले, तो क्या फिर 11 फरवरी आते आते फिर मिला लेंगे? फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को तो फ्लोर फ्लोर, टेस्ट होना है, मैं दर्शकों को बता दूं, हाँ बिहार का। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि हाँ, ग्यारह और ये बड़ा फरवरी को ही। महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी बगल में ही झारखंड में बड़ा बवाल हुआ और सारे विधायक वहां शिफ्ट कर दिए गए। सुनने में आया कि कांग्रेस वाले अपने यहाँ के, बिहार के भी सारे विधायकों को ले गए हैं हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद, हम्म। हैदराबाद, अब उनके लिए सेफ हाउस तो हैदराबाद ही हो गया ना। तो कांग्रेस के विधायक आजकल हैदराबाद के टूर पे हैं, ये अच्छी बात है। खैर, कांग्रेस के विधायक टूटेंगे नहीं टूटेंगे, ये तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे कांग्रेस के विधायक चूंकि संपर्क में थे, तो ऑब्वियस सा रीजन बनता है कांग्रेस का कि वो उठा के लेके जाए। हम्म। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू पे है, जो जीतन राम मांझी की धमकी को लेकर के जो बात हो रही है, 4 विधायक हैं। कल्पना करते हैं ये 4 विधायकों के साथ उस तरफ चले भी जाते, तब भी एनडीए के पास 124 का नंबर रहे। नहीं, यहाँ मैं दर्शकों को मेजर, अपडेट कर दूं कि जीतन राम मांझी इस बात से नाराज हैं कि उनके बेटे को बढ़िया मंत्रालय नहीं दिया, उन्हें एससी एसटी वाला मंत्रालय थमा देते हैं हर बार। हम उन्हें भी कभी यही रखा था, पहले इनका बेटा शायद मंत्री बना था जब भी इसके पास यही डिपार्टमेंट था। तो उन्हें नाराजगी है कि हमको अच्छे वाले मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। अब अच्छे वाले मंत्रालय से उनका क्या सेंस है, ये अभिषेक जी क्लियर करेंगे। देखिए अच्छे वाले तो मंत्रालय वही होती है कि फाइनेंस मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, पीडब्ल्यूडी मिल जाए, आरडब्ल्यूडी मिले, तो मतलब उसके कला, लिए की काबिलियत भी जिसको, तो होनी चाहिए ना आप में। अब देखिए बात वही है ना कि लोग जब कहते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा वही होता है कि मलाईदार डिपार्टमेंट जहां से मैं अपनी पार्टी के लिए फंड्स और ये सारी चीज हाँ, इकट्ठा करके अपने पार्टी को ग्रो करा सकूं। सही बात। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज यही था। और उनका ये कहना है कि भाई मुझे तो डिप्टी सीएम बना रहे थे। अच्छा। तो भाई डिप्टी सीएम बना रहे थे आरजेडी वाले, लेकिन सत्ता में आकर के फ्लोर टेस्ट तो फेस करना था ना। तो फ्लोर टेस्ट के लिए नंबर तो आप तो ये बने 4 क्यों नहीं? लेकर के भी उधर, इनसे ये नहीं पूछा किसी ने कि बने क्यों नहीं वहां आरजेडी में डिप्टी सीएम? मोदी जी के वजह से, ये तो कह रहे हैं मोदी जी के वजह से। अच्छा, मोदी जी की वजह से इधर रुका हुआ हूँ। अब हाँ, अब आपके दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देता हूं। हाँ हाँ। एनडीए के पास सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं
क्योंकि आप हो सकता था ये क्वेश्चन पूछ लेते, ये तो मैंने था कहा कि मेरा मैं 9वें एक्सक्लूसिव। नंबर का क्वेश्चन, यही था जो अंतिम सवाल होता, यही होता। आप इसको पहला बना दीजिए, चलिए बताइए। देखिए, बीजेपी प्लस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये 20 सीट पर लड़ने का फॉर्मूला हुआ दिया है, पहला जो फॉर्मूला दिया गया है। और दूसरी तरफ हम तब उपेंद्र बीजेपी, कुशवाहा, बीजेपी, एलजेपी और, एलजेपी नहीं, रामविलास पासवान एलजेपी, हाँ हाँ, और रामविलास यानी पासवान चिराग पासवान एलजेपी। वाली। जी, हाँ, ये बीजेपी 20, प्लस चिराग पासवान तो हो गए 20। 20। अच्छा। अब 20 सीटों में कहा गया है, हम्म फॉर्मूला ये दिया गया है कि जेडीयू प्लस हम प्लस उपेंद्र कुशवाहा और प्लस चाचा की जो राम एलजेपी है, पशुपति पारस वाली, यानी कि वो जो है चिराग पासवान को छोड़ के बीजेपी ने सब नीतीश कुमार के खाते में डाल दिया। हाँ, ये पता है, ये बिल्कुल 2020 में यही हुआ था, जब जेडीयू ने ये ऑफर दे दिया था कि आप और मुकेश सहनी और चिराग पासवान की जो एलजेपी है वो एक हो जाओ, और बाकी मैं और हम और एक दो और मिलाकर के एक हो जाते हैं। हम्म जिसकी वजह से चिराग के जो 40 सीट थे वो घट करके 20-22 तक पहुंचे थे, जिस वजह से उस वक्त वो बहुत नाराजगी भी हुई थी, और अंततोगत्वा उपेंद्र कुशवाहा को भी निकलवा दिया अलायंस से, और चिराग पासवान को भी अलायंस से निकलवा दिया। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला बीजेपी ने दे दिया कि हम्म देखिए ये आपके साथ सिचुएशन है। हम्म अब सिचुएशन को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझते हैं सर। हम्म पशुपति पारस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन है? सूरज भान सिंह के जो भाई हैं, जो सांसद हैं, वो हम्म उनका एक नवादा वाला हो जाएगा, वो तो इंपॉर्टेंट लोकसभा सीट है। अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? कुशवाहा वोट बैंक को लेकर के इतना हुआ, तो कुशवाहा को आप दे दीजिए एक फॉर्मूला, वहां मांझी को दीजिए एक से दो, आप पारस को दे दीजिए दो, ये हो गए तीन, हम्म, तीन कुशवाहा को, ये हो गए छह, यानी जदयू का नंबर अब आ रहा है 14। 14 पे। इस 14 में भी, एक मिनट, हम्म मांझी को एक तो दोगे, हालांकि वो दो से नीचे मान नहीं रहे हैं, तो मांझी को। जेडीयू का नंबर खिसक के आ रहा है 13। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी इज इंटरेस्टेड कि उनको 12 पे मना लिया जाए, तो फिर चार सांसद जो उनके सीटिंग है वो कहां जाएंगे? टूट तो फिर होगी। नहीं, उसमें ये हो तो सकता है कि इस टिकट पे टिकट चेंज हो जाए उनका, वो सिंबल दूसरे पे लड़ा लें, बीजेपी वाले अपने पे लड़ा लें, कुछ इस तरह का अब स्कीम है तो। अब वो सेटलमेंट करने को कौन कैसे कितना तैयार होगा? बीजेपी ने तो अपना सिंबल दे दिया। वैसे चार तो लोग मेरे बीजेपी के पास, सिंबल पे तो तैयार एकदम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। नहीं नहीं, अपना अपना बीजेपी अपने सिंबल पे क्यों? बीजेपी तो खुद एलजेपी को दे रही है ना, 3+1 या 4+1 का समझौता जो है, वो तो चिराग पासवान को मना लिया। और ये मुझे उस दिन भी समझ जाना चाहिए था जब चिराग पासवान वो आए थे वो जेपी नड्डा जी के जेट से, कि भाई इनका पहले सॉल्यूशन निकाल लिया गया है, कि आप बीजेपी की तरफ हो, बाकी वो लोग जदयू की तरफ है। हम्म तो अब ये सिचुएशन है, तो मैंने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से शुरू होगा। अब देखना यह है कि पहले चाचा और भतीजे की मध्यस्थता जो है हम्म। वो कौन कराने आता है। मुझे नहीं लगता कि नड्डा साहब से मानेंगे, लेकिन ये तो चाचा अमित शाह या भतीजे को मोदी। जो है अलग अलग क्यों देख रही है बीजेपी? बीजेपी ने तो कहा था कि आप दोनों मिल जाओ, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं दोनों को ही। फिर चाचा को अपनी तरफ लेके तो ऑलरेडी इनके इन्हें अलग तो ही लास्ट रखी है बीजेपी। तो लास्ट टाइम जो 6+1 का फॉर्मूला था ना, हम्म तो इस बार क्या होगा? 3+1 या 4+1 का फॉर्मूला, बात तो वही पहुंच रही है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इवन बीजेपी नोज के चाचा के साथ पासवान वोटर नहीं है, हम्म आप समझिए। और प्रिंस पे जो एलिगेशन लगे वो बड़े गंभीर लगे हैं, हम्म मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे थे। हम्म चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ये सारी चीजें वो नहीं होने दे रहा है। हम्म तो ये अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 15 दिन में बिहार में फिर से बिहार की राजनीति वापस केंद्र में होगी, और हमको वापस बिहार पे फिर 2-3 शोज करने पड़ेंगे। अब फ्लोर टेस्ट वाला जो आपने प्रश्न पूछा है, क्या इसकी संभावना है, तो मैं मानता हूं कि सर जदयू का विधायक तोड़ना इतना इजी तो नहीं है। हम्म अब उधर का 4 का नंबर, एक सुमित सिंह जो निर्दलीय है, उनको मंत्रालय ही दे दिया गया। तो कुल मिला के समस्या आरजेडी के लिए सॉल्व करने वाली बात है नहीं।
लेकिन अगर किसी प्रकार से उनके टच में 6-8 लोग हैं और तब ये 4 माइनस हो जाता, तब कुछ खेल हो सकता है। तो फ्लोर टेस्ट में लेकिन नीतीश नीतीश क्या मान रहे हैं, कितने कितने से जीतेंगे वो फ्लोर टेस्ट? मेरा मानना है सर कि अ, अगर किसी ने बहुत बदमाशी और क्रॉस वोटिंग इधर उधर कुछ नहीं की, हम्म। तो मुझे लग रहा है क्रॉस वोटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि व्हिप जारी होगा। हम्म। तो 128 का ये नंबर है। अगर ये जीतन राम मांझी को एकदम श्योर करके मिला न लिया राजद ने, हम्म। हालांकि झुकाव तो दिख ही रहा है, पहले जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया, हालांकि संतोष मांझी का स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं हम तो भाई साथ में हैं, कोई मुझे दिक्कत लगता नहीं नहीं है। कि जीतन राम मांझी जैसे लोग जो हैं वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आरजेडी के साथ जाने से कुछ नहीं होने वाला, ना लोकसभा में कुछ मिलेगा ना विधानसभा में कुछ मिलेगा। तो कम से कम यहाँ नहीं, बेटे को बिल्कुल ठीक मंत्री बात। तो बना दिया। मुझे लगता नहीं जीतन राम मांझी में इतनी हिम्मत है। तो फिर इतने में बात तो फिर वही है ना कि हम लोग तो एक सौ डिकोड अट्ठाईस करते हैं कि आपके हिसाब से 128 बैठेंगी एनडीए की लगभग। और हाँ इनकी हाँ 128। और इनकी इनकी जो है कितनी बैठ रही हैं बाकी, आरजेडी कांग्रेस और ये सब मिला के? 114 बैठेगी, 114, 15, 15 नहीं, क्योंकि एक तो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलिमीन का है, तो 114 बैठेगी। हम्म। अच्छा, तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं फ्लोर टेस्ट में जो। मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, और नीतीश कुमार इस बात को लेकिन समझते हैं। लेकिन ये समझ में अब नहीं नीति कि इतना जी, लंबा समय क्यों दिया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। झारखंड का मामला हुआ और फटाफट उसमें इससे पहले हो गया सब कुछ। ये क्यों दिया गया, ये देखिए इसमें तो मामला ये बनता है कि भाई बीजेपी या फिर और सब लोग जो है कांग्रेस में इन सब में तोड़ फोड़ में की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जबकि इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों किया जा रहा है, इसमें डिले क्या है, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? देखिए डिले का दो ही कारण है। एक तो जदयू के विधायक को लेकर के पता नहीं क्यों नीतीश श्योर नहीं हो रहे हैं लास्ट टाइम भी। मैं अच्छा। आपको बताऊं, जब फ्लिप होने वाले थे उससे 5 घंटे पहले का एक तो आपको मैंने जब तो बताया भी ललन था सिंह कि एंड पार्टी जो है उनके जो समर्थक हैं उन पे भरोसा नहीं है अभी भी नीतीश कुमार को कि ये साथ आएंगे, नहीं नहीं, क्या? ललन सिंह पे भरोसा है। अच्छा। कुछ और लोग हैं जो आरजेडी के सिंपैथाइजर रहे हैं, उन हम्म। पर भरोसा नहीं है। हम्म। और वो हैं 7-8 लोग, ऐसा नहीं है जो अभी 2 दिन पहले भी तेजस्वी ने बात बोला कि अभी तो खेल बाकी है। तो वो जो भरोसे का ही है ना, कि वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। हम्म। तो ये वास्तविकता है। हम्म। इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में मीडिया ने चर्चा शुरू कर दी है कि क्या असेंबली ही डिसॉल्व हो जाएगा, क्या ये सब हो जाएगा, क्या ये होगा, सवाल पता मैं नहीं पूछने होगा। वाला था आपको कि इसकी कितनी परसेंट संभावना लगती है आपको? मुझे तो 5-10% लगती, ज्यादा लगती नहीं। मुझे तो 5% भी सर नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, अब मुझे बात भी नहीं लग रही। मुझे सिर्फ इसलिए अब चल 5-10% ही मुझे ऐसी लग रही है कि नीतीश कुमार बड़े अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं। वो पता नहीं उनके मन में हाँ। क्या चल रहा है ना, वो क्या उनके मन में है क्या पता। बीजेपी के साथ ये बात करके आए हों, और अगर बीजेपी मना हम्म करने लगे तो जिद पे अड़ जाएं। कुछ भी संभव हम्म कुछ भी संभव है। देखिए ये दोनों बातें हो सकती है। देखिए दो बातें, ये जो चल रहा है वो तो होगा ही ना, क्योंकि अब अगर उनकी बातें हुई होंगी तो लोकसभा के सीटों के भी संदर्भ में तो बात हो ही गई होगी। है। और अब जिस सभा के देखिए सर संदर्भ में भी हुई होगी, और कई ये भी प्लान बना होगा कि लोकसभा के बाद विधानसभा तक कैसे चलानी है सरकार। ये भी तय हुआ होगा। हाँ, ये केवल दो बिल्कुल हुआ महीने के होगा लिए ये। नहीं हुआ ये। हाँ। बिल्कुल ये दोनों बातें तय हुई होगी। और अब जो नया फॉर्मूला गया है, और ये आप पूछेंगे, हो सकता है कई बार आपके दर्शक बोलते हैं कि अभिषेक को वहां से कॉल आता है क्या। नहीं तो है भाई, वो एग्जैक्ट सोर्स है, तभी तो हम लोग लगातार 72 घंटे वाला भी प्रेडिक्ट करने में कामयाब हुए। वो कॉल ना सही, लेकिन वहां बैठे काम करने वाले लोगों ने ही कॉल किया, तो भी वो कॉल बराबर ही माना जाता है। नहीं, तो वो इस तरह की ऐसे बातें दर्शकों के लिए मेरा जवाब ये है कि देखिए, पत्रकारों का या यूट्यूबर्स जिन्हें भी आप कह सकते हैं, मीडिया वालों का, हमारे जो सोर्सेज हैं वो सब हिडन सोर्सेज हैं। गुप्त रूप से जो चर्चाएं होती हैं वो होती हैं। कुछ हम जनता से फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, और कई बार मैं देखता हूं कि दर्शक बड़े जागरूक होते हैं, कमेंट लिख देते हैं, और उनकी बातें मैंने देखा है बिल्कुल सही साबित होती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। तो हम सभी सोर्सेज को मिलाकर जो निचोड़ होता है वो बताने की कोशिश आप लोगों को करते हैं। और ये तो डिस्क्लेमर हर पत्रकार देता है कि भाई हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है। अब देखिए ये नीतीश का एनडीए में जो जाना था, सबको लग रहा था 10 दिन से। अभी हमने केजरीवाल पर एक वीडियो बनाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, लोग लेकिन 2 महीने से कह रहे हैं गिरफ्तारी हो सकती है।
अब से थोड़े ही कह रहे हैं, 2-3 महीने से लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है 4 महीने से हाँ, आप और ईडी हम की तो रेड शायद हुई, 4 महीने आज से भी बात कर रहे हैं। ईडी की रेड आज भी हो रही है, तो क्या पता कब हो जाए गिरफ्तारी। तो पत्रकार तो जो चीजें दिखती हैं उनसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साहब ये बिल्कुल। बताइए अभिषेक जी, कि विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि साहब ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। जी। और मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में कह भी दिया कि भैया तो चलती रहेगी, ये ईडी वाला तो रुकने वाला है नहीं। पहले के मुकाबले उन्होंने बताया कि जहां पहले 5,000 करोड़ की रिकवरी थी, यहाँ 10 लाख करोड़ की रिकवरी कर दी है हमने। इतनी भयंकर रिकवरी ईडी कर रही है। और जहां तक आरोप की इस बात की बात है कि सब बीजेपी अपने साथियों को बचाकर चलती है, लेकिन बिहार में तो ये गलत हो गया। जेडीयू के एमएलसी हैं राधाचरण शाह, उनके यहाँ 26 करोड़ की संपत्ति राधाचरण टैक्स सेठ, की हाँ। गई है उनकी। और इसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि मनाली में इनका कोई रिसोर्ट है इनके बेटे का, गाजियाबाद में, यहाँ दिल्ली के पास में उनका एक पब्लिक स्कूल चलता है। तो ये कैसे हुआ? मुझे पता था कि ये बाउंसर मेरे पास आने वाला है। ये मैं आपको बताऊं सर, द रीगल नाम का इवन आरा में इनका बहुत बड़ा सबसे पहला ठीक ठाक होटल जो कहते हैं शहर के अंदर, इन्होंने ही बनाया था। 170 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति की बात ईडी कर रही है। अब हम्म। रिकवरी के लिए 28-29 करोड़ का तो अटैच भी कर लिया है इन लोगों ने ऑलरेडी, जो पेपर पे दिख रहा है। और ये कार्यवाही मैंने, आपको याद होगा एक बार हमने शो किया था इनके ऊपर कि किस प्रकार से इनकी कंपनी है जो हाँ, बालू बताया का था आपने। कॉन्ट्रैक्ट लेती है, बालू खनन को लेकर के। और वो बहुत लंबा क्यू खड़ा रहता है एक ब्रिज पे जो कि ट्रकों का। 4 लेन का है, एनएच का है, जहां टोल टैक्स देना रहता है, और वो खड़े रहते हैं। हम्म। और इसको लेकर के लोगों के मन में तो था कि कुछ तो सही नहीं है। लेकिन राधाचरण सेठ के ऊपर ये कार्यवाही बताती है कि बीजेपी रूथलेस राजनीति कर रही है। या यूं कहे, उसने कह दिया है कि फर्क नहीं पड़ता, कर्नाटक में मेरा आदमी है, अगर बीजेपी कहे तब भी नहीं छोड़ना है, बस करप्ट नहीं होना चाहिए। और आपका एक शो मुझे याद आता है, वो मैंने देखा था, उसमें मैं नहीं था, जब आपने कहा था कि बीजेपी 2024 में करप्शन के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जाएगी। हाँ, वो तो मैंने और इस 2-3 बार वीडियो में बताया। तो मुझे याद आता है कि इस रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी का भी नेता हो, मुश्किल है बचना से। अब रही बात की रेड क्या बीजेपी के नेता, तो मैंने याद दिलाया कि कर्नाटक में तो अपने वो भी उनकी सरकार थी, स्टेट में भी, और सेंटर में भी, फिर भी वो नहीं बचे। तो हम्म। मेरा मानना है कि सर, करप्ट लोगों पर बहुत नजर रहती है। एक किस्सा आपको बताता हूं। देश के एक बहुत बड़े मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने 2014 में जब नई नई सरकार आई थी तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कुछ अधिकारियों से पैसे लिए, और पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का प्रयास भी किया। इसके बाद तुरंत ही उन पदाधिकारियों को वापस रिस्टोर किया नरेंद्र मोदी जी ने, और जिनके बेटे थे उनको बुला करके, और साथ में सम्मानित जो बड़े बीजेपी के लीडर थे, दोनों को वो वीडियो दिखाया कि ये क्या हो रहा है और अनएक्सेप्टेबल है। वो नोएडा के आसपास के विधायक भी हैं, हम्म। तो नाम तो दर्शक समझ जाना चाहिए बाकी। तो इतना रूथलेस राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी की अपने भी, और वो बहुत बड़े अधिकारी हैं बीजेपी के, बहुत बड़े नेता भी हैं, बहुत बड़ा कद है अरे भाई, पार्लियामेंट में उनके भी नाम दे दिया मोदी जी ने उनका। आप। तो ठीक है, ये सब चीजें तो, समझ ये जाए तो बात दर्शक। सही है, हाँ। उन्होंने तो कहा भी है। और मोदी जी ने तो साफ कहा है, परिवारवाद का तो डेफिनेशन भी कल क्लियर कर दी मोदी जी ने। जिस तरह से बोले, उन्होंने कह दिया कि एक हाँ। परिवार में अगर 10 टैलेंटेड लोग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 10 के 10 लोग पार्टी ना चलाएं। भाई उन्होंने ये उन्होंने बहुत अच्छे से कल उन्होंने डिफाइन उन्होंने किया है। कहा कि अब अमित शाह और राजनाथ सिंह पे सवाल उठ रहे थे, पंकज सिंह और जय शाह को लेके। तो उन्होंने कहा कि हाँ। ये थोड़ी पार्टी चला रहे हैं, या इनकी पार्टी थोड़ी ही है। तो अगर एक परिवार में 10 अच्छे लोग हैं तो मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उस नहीं नहीं, माइंडसेट परिवारवादी है कि तब साहब मानी मेरा जाती है ही जब आप बेटा मुझे अध्यक्ष प्रेडिक्ट बनेगा। करके बताते हैं। हाँ, कि मेरा बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, मेरा ही बेटा उसके बाद हाँ। अध्यक्ष बनेगा। उस माइंडसेट के खिलाफ हूं मैं।
नहीं नहीं बिल्कुल, उससे सर टैलेंट का ह्रास होता है। अभी एक बिहार में रिसेंटली कहानी हुई थी, जब आपने को पता होगा, मुंबई के साथ रणजी मैच हो रहा था, 2 रणजी की टीम पहुंच गई बिहार की तरफ से। हाँ। आप अब आप समझिए कि किस प्रकार की चीजें बिहार में, ये इससे ज्यादा क्या आपके सामने ये हो सकता है। लेकिन अब बिहार में जैसे स्टेट में नौकरी की बात हो रही है, बड़ी बात है, ये बात तो आपको भी मानना होगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि साहब आज वित्त मंत्री का वो चार्ज लिया कि हम 94 लाख नौकरी देंगे। 94 लाख नौकरियां, क्या इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है क्या बिहार में? कहाँ देंगे अब वो? देखिए 94 लाख का तो पता नहीं, लेकिन अभी मुझे ये पता है कि टीईटी शिक्षकों का पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप 10 फरवरी, अभी पिछले महीने तो कुछ की वैकेंसियां हुई थी, लाखों वैकेंसियां, अब फिर से कुछ लाख की वैकेंसी होने जा रही है, और ये मार्च में ही एग्जाम होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मूड में बैटिंग हो रही है यहाँ पे, और मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे सिर्फ किसी एक नेता का विजन, वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी, जो अपने लिए क्रेडिट लेते हैं। आप जो सम्राट चौधरी हो सकता है संभवतः लेने लगे कि हम आए तो वो उसने, वैकेंसियां। सम्राट चौधरी ने तो वो तेजस्वी की काट में किया है। उसने 10 लाख कही थी तो उसने सीधे 94 लाख बोल दी। नहीं नहीं सर, तो अभी तो आप देखो, आज मंत्रालय संभाला और वैकेंसी निकाल दी। हम्म। वैकेंसी आज पीसी भी होगी ना, तो कि कब किस चरण में एग्जाम होगा, फिर अनाउंसमेंट हो गया कि हम अगस्त में भी पेपर ले रहे हैं उसका, अगले चरण का, चौथे चरण का। हम्म। बीच में सिर्फ लोकसभा का गैप है और थोड़ा बहुत गैप है, फिर अगस्त में पेपर है। तो बड़ा क्लियर इस चीज को लेकर के है कि भाई हम रोजगार, ऐसे जो खाली वैकेंसी आप धनाधन प्रोवाइड कराएंगे। हम्म। तो ये एक तो राजद की भी काट हो गई, और सम्राट चौधरी अपने आप को स्टैब्लिश भी कर पाएंगे कि देखो भाई, ऐसा है, मैं आया, आने के साथ ही मैंने रोजगार दिया। तो रोजगार वाला मुद्दा ही बिहार से गौण होने जा रहा है। अब हम्म। बिहार में बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। अब बिहार में बात होगी, एक इंपॉर्टेंट है जो टीईटी के इसके थ्रू जो है, पहले से शिक्षक बहाली हुए थे, उनके एग्जामिनेशन को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम्म। वो देखना पड़ेगा, हमें नजर बनाए रखना पड़ेगा कि उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट किधर क्या होता है। क्योंकि के पाठक का कहना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो टीईटी पास आउट करके जिनका ये हुआ है, अगर 3 बार वो अपना एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। अब इनकी संख्या सर लाखों में, लाखों मतलब, मैं ये कह दूं कि आप तकरीबन मान लो एक घर में 5 6 8 मेंबर हैं, तो क्योंकि ठीक है अब ज्वाइंट फैमिली नहीं चलती, लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट तो रहता ही रहता है, किसी की नौकरी चली जाएगी। तो हम्म। 50 लाख वोटर, अब 50 लाख वोटर को लोकसभा विधानसभा में नाराज करके कोई चुनाव लड़ने जाएगा क्या? इसलिए इस पे बहुत चर्चा आवश्यक है, और इस पे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में 15 फरवरी को एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था शिक्षक संघ के लोगों ने। तो के पाठक ने यह कह दिया कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसको सस्पेंड करके उसकी नौकरी खा जाऊं। तो अब ये तो थोड़ा सा ये है, क्योंकि राजद इस मौके को भुनाएगी, और मुझे लगता है कि सर प्रोटेस्ट का अधिकार तो इस देश में अगर शांतिपूर्वक कुछ भी है तो सबको है, ये के संवैधानिक अधिकार पाठक तो होना चाहिए। बढ़िया काम कर रहे थे। वो इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे दिया? उनका तो काम ठीक चल रहा था, एजुकेशन में तो बढ़िया काम हुआ। हम्म। सारी बहालियां तो वही करवा रहे हैं, हम्म। शिक्षा विभाग के सचिव तो वही है, ये भी उन्हीं को क्रेडिट जाना है फिर से। तो हाँ। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट था कि हमको क्वांटिटी शिक्षक नहीं, हमको क्वालिटी शिक्षक चाहिए। तो शिक्षकों का ये कहना है कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपने पहले क्या मतलब बिना क्वालिटी देखे हुए मुझे ले लिया था, और लिया तो क्यों लिया फिर? हाँ, सही बात है। अब देखिए क्या है, न्यायपालिका में ये सारी चीजें सही नहीं ठहरा पाएंगे। ये थोड़ा ट्रैप होने वाला है, भावनाओं में बह रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कर रहे हैं के पाठक, तो दैट विल डैमेज, ये एक बड़ा डैमेज होगा। और मैं तो हमेशा से ही मानता हूं कि भाई डेमोक्रेसी में किसी के भी अधिकार को आप ऐसे नहीं क्रश करना चाहिए जी। हम्म। लेकिन राहुल गांधी के अधिकारों को लेके बड़े, जो है बिहार वाले बड़े निर्मम हैं। वो उनकी रैली वैली वहाँ हुई, वो कुछ खास किसी ने पूछा ही नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि 15 फरवरी से दोबारा आएंगे वे उधर सासाराम, कैमूर, उस इलाके में। झारखंड के बाद दोबारा न्याय यात्रा आने वाली है। तो कांग्रेस वाले न्याय यात्रा से बिहार में अब क्या हासिल करेंगे? कौन जाएगा उनकी, उनको सुनने के लिए? सर मैं रूट प्लान को लेकर के श्योर नहीं हूँ, ठीक है, सासाराम से आ, उनका कैंडिडेट लड़ता रहा है। नहीं, बाकायदा रूट तो है, औरंगाबाद और हाँ, कैमूर, सासाराम, ये सब।
हाँ, और मैं समझ रहा हूँ। हाँ। और वहां पे थोड़ा बहुत लेफ्ट का भी प्रभाव मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो लेफ्ट का प्रभाव है। मैं इनके रूट को लेकर के सशंकित हूँ थोड़ा सा। ये जो रूट बना रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है पता नहीं। पिछला वाला तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक, कम से कम किशनगंज वाला तो ठीक ठाक बीता था। सीमांचल से जो जा रहे थे किशनगंज अररिया के थ्रू, तो वहां एक फिर भी लोग जुड़े। हम्म लेकिन सासाराम, ये परंपरागत रूप से जो है, जमाना हो गया कांग्रेस की सीट हुए, वो 2014 के पहले की बात है, जब कभी बात होती थी। हम्म। मीरा कुमार की सीट रही है, आपको पता होगा। और उनके हाँ, तो पिताजी भी जगजीवन रहे राम जी हैं। की रही है, सही बात है। हाँ, वो रही है तो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से तो देखेंगे तो कांग्रेस की एक जमाने में 400 सीटें थी। हम्म वो डेमोग्राफी के हिसाब से कांग्रेस के लिए ठीक सीट नहीं है। कांग्रेस को, मुझे लगता है कि रूट प्लान बिहार में ठीक ठाक करना था। वो बेगूसराय भी घूम सकते थे, वहां पे लेनिनग्राड रहता है, वहां पे वामपंथ। क्योंकि अब जो है कांग्रेस पूरी तरह से विचार वैचारिक रूप से एकदम, जिसको कहते हैं ना, हार्ड कोर लेफ्टिस्ट हो गई है। हम्म आप बयान देखिए कि अ, खड़गे ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है कि इस बयान पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार आ जाएगी तो चुनाव नहीं। चुनाव नहीं होंगे। हम्म। अब बताइए, क्या ये मॉब को इंडिकेट किया जा रहा है कि अब तुम अपने हाथ में ले लो कानून व्यवस्था, क्योंकि चुनाव नहीं होने देंगे? है दूसरी बात, इन नेताओं के कहने से अभिषेक जी कुछ नहीं होता। जब किसान नहीं वो आंदोलन ठीक है। कथित किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस समय ये सारे लोग बैठ के ये कहते थे कि बीजेपी वाले जब गांव में जाएंगे ना, विधायक और एमएलए और ये एमपी और ये सांसद, इनके मंत्री, तो लोग इन्हें पीटेंगे। वो एक तरह से जनता के सामने एक थ्रो करा था इन्होंने कि उसे आप कैच कर लोगे। लेकिन जनता जानती है इन सब चीजों को। जनता इस नहीं देश नहीं, में लेकिन बेवकूफ नहीं है। लेकिन ये क्या बेवकूफी है सर? मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। जिस न्यायिक और प्रजातांत्रिक मॉडल से नरेंद्र मोदी इतनी बार इतने अच्छे से जीत रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट है कि संसद भवन में बोल रहे 370 सीटें, 375 सीटें हम लेके आएंगे, वो क्यों इस मॉडल को चेंज करेंगे? वो इसी मॉडल से तो जीत रहे हैं ना। हम्म वो इस मॉडल को तो एंजॉय कर रहे हैं। क्या खड़गे और उनके समर्थकों को यह बात समझ में आ रही है कि वो बोल क्या रहे हैं? अब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे अधिक सहज हूं, अपने प्लेटफॉर्म पे अधिक सहज हूं, तो मैं राजदीप सरदेसाई के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा ही क्यों? हम्म ये तो एक वैलिड बात है ना कि भाई, इसी डेमोक्रेटिक पद्धति से लगातार नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, क्यों चेंज करेंगे? वो तो एंजॉय कर रहे हैं डेमोक्रेसी में जीत को। तो इस प्रकार की चीजें मुझे लगता है जो हो रहा है और जिस प्रकार से प्रोवोक किए जा रहे हैं, ये एक बहुत थ्रेटनिंग बात है। ये ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। चलिए और फिर मैं बिहार हूं। कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की बात चली थी, न्याय यात्रा की, तो चलते चलते बताइए, सीट शेयरिंग आपने एनडीए की तो बता दी, यूपीए में क्या चल रहा है? यूपीए में कैसे कैसे बन रहा है हिसाब किताब? मैं तो यूपीए इंडिया में अलायंस राजद इस तो वक्त, खत्म हो गया, मैं तो यूपीए मानता हूँ, अब इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया। हाँ वो तो बच्चा नहीं, वो तो आपने ठीक। अब वैसे तो अब फिर दर्शक बोलेंगे कि हर्ष सर आपने किससे भविष्यवाणी कराई थी, क्योंकि ये बात भी जब बनी थी उस वक्त हम लोगों ने कह दिया था दिसंबर के बाद बचेगी नहीं है यूपी। तो हम्म ये इंडिया अलायंस वगैरह जो भी है, तो हम्म खैर ठीक है। अब इस वक्त राजद के पास अच्छा पोजीशन है। राजद स्वयं 20 सीट लेकर के इनको 10-10 भी दे सकती है, 25 लेकर के किसी को 7 किसी को 11 दे सकती है। कुछ अच्छा फॉर्मूला, वो आराम से निगोशिएशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म दिक्कत इस बात की है कि राजद अपने खेमे की जितनी सीटें लेफ्ट को और कांग्रेस को देगा, हम्म उतना राजद अपना व्यक्तिगत नुकसान करेगा। मैं इसको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं क्यों। हम्म क्या है कि कोई आवश्यक नहीं है कि राजद का कोर वोटर एक हार्ड कोर हम्म वामपंथी को वोट कर देगा। इस देश बिहार में जातीय संघर्ष की एक बड़ी लंबी चौड़ी ये है, कहानियां हैं, गाथाएं हैं, कहा इसको आप जैसे समझना चाहें। ये पूर्वांचल में भी हुआ। लोगों ने कहा मायावती और मुलायम मिल गए, वैसे ही अखिलेश और मायावती मिल गए तो अब स्वीप हो जाएगा। नहीं हुआ ना। हम्म वो ये है, लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 40 से अधिक सीटें दी, मात्र 17 सीटों पे कांग्रेस जीती।
जबकि वामपंथियों को सिर्फ 25 सीटें के आसपास 40 दी नहीं थी। दी थी, मेरे ख्याल में 70 दी थी कांग्रेस को। हाँ 70 दी थी, राइट। और जबकि वामपंथियों को 30 के आसपास दिया था, जिसमें उन लोगों ने दोनों पार्टियों ने मिलके, यहाँ पे भाकपा मान ली दो अलग अलग चलती है, तो वो मिलकर के लगभग इन लोगों ने 14 15 16 सीटें जीत ली। हम्म। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या है कि मैं एक ब्रेड के ऊपर लेयर की तरह लेफ्ट चल जाता है। लेफ्ट में आज भी बिहार में लाल झंडे लिए हुए आपको 100 लोग दिख जाएंगे, वो आज भी ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ऐसा कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ 100 लोग नहीं है, वो मैं कह रहा हूं। तो और कांग्रेस मानेगी नहीं, कांग्रेस तो लेफ्ट से ज्यादा ही सीटें लेगी, हम्म। तो वो एक राजद के लिए जो है वो ड्रॉबैक होगा। वो जी मतलब वही पिछले वाला फार्मूला विधानसभा वाला। अब तेजस्वी अगर उससे समझ जाए तो भाई ज्यादा सीटें इन्हें देंगे तो उनका अपना भी नुकसान है, और इनमें ज्यादा सीटें बिल्कुल जीतने की नुकसान। क्षमता नहीं है। मुझे लगता नहीं कि तेजस्वी ज्यादा सीटें देंगे, इन्हें ज्यादा अपने पास रखेंगे। अब विधानसभा से मुझे लगता है कि अगर विधानसभा में कांग्रेस को 30 35 सीटें दी होती और राजद ज्यादा सीटों पे लड़ी होती, तो हम्म। रिजल्ट कुछ और हो सकता था सर। हाँ, वो अकेले सरकार बना लेते, क्या पता, संभव था। मतलब 90 के आसपास तो आरजेडी आराम से पहुंच जाती, ये तो मैं गारंटी देता हूं। तो हम्म। वो एक नुकसान तो हुआ है। लोकसभा में क्या नुकसान करेंगे ये देखने वाली बात चलिए फिर अगली जो चर्चा होगी हमारी, दर्शकों को भी बता दें हम कि वो 12 फरवरी के बाद ही करेंगे अब तो, जब है जी। जाएगा विश्वास मत का मामला, सारा हो जाएगा क्लियर सरकार का, और उससे कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। और जो खबरें तैरती रहती हैं कि साहब असेंबली डिसॉल्व कराई जा सकती है, ये जो चर्चाएं हैं, इसमें भी थोड़ा सा ठहराव आएगा। तो उस समय एक बार फिर मैं आप। नहीं मानता सर कि अभी ऐसा कुछ करने का नीतीश हाँ, कुमार लग मुझे सोचेंगे, भी नहीं क्योंकि रहा है, आज तो लेकिन क्या पता। नहीं इसको। देखिए ऐसा है ना, क्या पता दोनों में सहमति हो गई हो कि यार साल भर बाद भी चुनाव करवाने हैं, इकट्ठे करा लो अभी दोनों चीजें, कुछ पता नहीं लगता है। हाँ एक ये हो सकता है कि आरजेडी भी तैयार नहीं है इसको लेकर के। लेकिन इसका एक ये है कि, और सम्राट चौधरी ने वो जॉब वाला नौकरी वाला भी निकाल दिया ना उसका तोड़, कि मैं तो इतनी नौकरियां दूंगा, और हाँ, आते और ये आते इस तरह की चीजें बहाली का इसलिए वीडियो हो होती गया। हैं कि क्या होता है कि खासतौर से शिक्षा विभाग की नियुक्तियां या पुलिस विभाग की नियुक्तियां, ये जब चुनाव से पहले निकाली जाती हैं, तो ये विधानसभा चुनाव का एक वो होता है, जिसे कहते हैं ना टुकड़ा फेंक देना। मायावती ने किया था, उन्होंने क्या काम किया था, विशिष्ट बीटीसी की वैकेंसी निकाल दी थी। और उन्होंने विशिष्ट बीटी की वैकेंसी में ये था कि जो उन्होंने बीएड किया हुआ था वो भी बीटीसी में आ हम्म। सकते थे, मतलब प्राइमरी में आ सकते थे। और वो प्रक्रिया ऐसी बना दी कि वो प्रक्रिया मायावती की ही सरकार दोबारा आए तभी वो पूरी हम्म। होती, और मायावती की सरकार वो भी आई ठीक। तो बाद में कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा लिया। तो ये इस वैकेंसियां इसलिए निकाली जाती हैं कि अब देखो ना, चौरा अगर 1 लाख वैकेंसी हैं, तो 1 लाख वैकेंसी उनके घर परिवार के लोग सब लोग जुड़ जाते हैं कि यार यही सरकार आनी चाहिए तो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल नहीं वो लोग। तो खैर मार्च में ही हो जाना है, वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई कि भैया इतने तारीख तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, इतने तारीख तक एग्जाम नहीं, हो मार्च जाएगा। में मार्च में हो नहीं पाएगा ना वो, आचार संहिता लग जाएगी, देखना आप उससे पहले 10 जन। तो स्टेट इलेक्शन के लिए थोड़े ना आचार संहिता लगती है। नहीं, अगर लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आचार संहिता सब चीजों पे लागू हो जाएगी। ऐसे तो राज्य स्तर पे आप कुछ भी करते रहेंगे, आचार संहिता लागू हो नहीं जाएगी। तो प्रक्रिया अगर उससे पहले कर ली, जिस दिन उससे पहले कर लेंगे ना चुनाव आयोग की प्रेस फॉर्म। कॉन्फ्रेंस से पहले अगर प्रक्रिया पूरी होती है तो ही मानी जाएगी, उसके बाद पूरी नहीं होगी वो सब मैं यथास्थित। वही कह रहा हूँ कि फॉर्म वॉर्म फिलअप करने का वो पीसी मुझे लगता है कि 25 26 तक, फरवरी से पहले ये करेंगे नहीं, और तब तक सारी प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, ये तो मार्च के फर्स्ट वीक में लग रहा है कि घोषणा होगी इसकी। हाँ तो तब चलिए तक फिर सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। जी चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या होता है डेवलपमेंट आगे। नजर बनाए रखिएगा इस पे और जुड़ते रहिए समय समय पर हमारे साथ। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।